जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे विश्वास है कि आप जो है एसएससी जीडी के लिए, अपने वर्ग के लिए आप कार्यरत हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आप जो है सफलता पा जाएंगे। ठीक है, सफलता जो है टाइम मांगती है। आपको पता है कि सफलता जो है टाइम मांगती है, तो आप जो है टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए, संयुक्त एकेडमी के साथ आप जुड़े रहिए और जो भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको जीएस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसी प्रकार जो है विजय सर आपका मैथ का प्रैक्टिस करा रहे हैं, विनोद सर जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे तो आप पीछे हो जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस मत बंद करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज जो है एसएससी जीडी का 5वां वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो आप जो है क्वेश्चन को हल करिए और उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। ठीक, अब देखिए आगे आपके क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। क्वेश्चन है कि बल का मात्रक क्या है। ठीक है, न्यूटन, शक्ति, ऊर्जा, विस्थापन। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है न्यूटन सही है। क्या सही है? न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन। अब प्रश्न बनता है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, तो उसी प्रकार जो ऑप्शन दिया गया है तो मुझे उस ऑप्शन के बारे में भी आपको जानकारी देना है। ठीक है, मैं सब पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है और तैयार हो जाए। ठीक, तो मैंने बताया कि शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। ठीक, न्यूटन जो है बल का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं और बल किसे कहते हैं। ठीक, बल किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि शक्ति किसे कहते हैं, पावर। ठीक, तो शक्ति के बारे में पहले आप जान लीजिए। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 2018 में, जब वैकेंसी आई थी तो उसमें जो है पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था शक्ति, ऊर्जा, मीटर, जूल, ऐसे सब दिया गया था। तो एक प्रश्न जो है पूछा गया था ग्रुप डी में। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब प्रश्न बनता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया कि शक्ति किसे कहते हैं, उसी प्रकार बताइए कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो ऊर्जा के बारे में आपको मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं। ऊर्जा जो कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब बल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बल, फोर्स। जैसे कोई वस्तु है, अगर उस वस्तु पे मैंने फोर्स लगाया
अगर वो विस्थापित हो गई तो बल लगा है, तब जो है बल लगा है। अगर वो विस्थापित नहीं होती है तो उस पर बल नहीं लगा है। ठीक, अगर विस्थापित होती है तो बल लगा है, अगर विस्थापित नहीं होती है तो उस पर कोई बल नहीं लगा है। तो वहाँ बल क्या हुआ? शून्य हुआ। ठीक, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। अब उसमें देखिए, आप कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? पहला, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता या सभी। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सही है 4 सही है। ऑप्शन में क्या सही है? 4। तो 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला क्या? धर्मनिरपेक्ष। दूसरा क्या? अखंडता। तीसरा क्या है? समाजवादी। 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं। और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है, चाहे वो सी ग्रेड की वैकेंसी हो, वो चाहे डी ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो ए ग्रेड की हो, चाहे वो बी ग्रेड की वैकेंसी हो, ये हर परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछता है। इसलिए मैंने कहता हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, तो मैंने बता दिया ये सभी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, तो तीनों शब्द जो है ये जोड़े गए थे। और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है किसी धर्म का विरोध ना करना, किसी धर्म का विरोध ना करना। ठीक है, किसी धर्म का विरोध ना करना। समाजवादी के बारे में आप जान ही रहे हैं, अखंडता के बारे में आप जान ही रहे हैं। ठीक, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। ठीक, कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक, क्या मैंने बताया कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 17। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे जानकारी हो जाएगी कितने लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, कितने लोगों का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और लास्ट में आप एक कमेंट जरूर कर देना कि हमारा 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही है। ठीक, हमारा टारगेट यही है कि 20 में 20 आपको सही करना है। ठीक, 20 में 20 आपको सही करना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको फौजी बनाना। ठीक है, आपको फौजी बनाना मेरा टारगेट है, और हम लोग जो है आपको फौजी बना के ही रहेंगे। ठीक है, बस आप लगे रहिए कंटिन्यू से। ठीक है, जब आप कंटिन्यू से लगे रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप फौजी बन के रहेंगे। ठीक है, बस आप लगे रहिए। ठीक, तो मैं बता रहा हूं कि अनुच्छेद 61, अनुच्छेद जो है 61, ठीक, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जो संविधान में लिखा गया है। ठीक, संविधान में लिखा गया है कि महाभियोग जो है किसके तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के बारे में आपको जानकारी मुझे देना है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 जो है यह क्षमादान के बारे में कहता है। क्या कहता है? क्षमादान के बारे में। ठीक, क्षमादान के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 76 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक, महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक, अस्पृश्यता का अंत। मैंने जो 4 ऑप्शन दिया था, मैंने 4 ऑप्शन का जो है पोस्टमार्टम अच्छी तरह से कर दिया। अभी मैं और पोस्टमार्टम इसका करूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, आप पेशेंस रखिए। ठीक है, मैं आपको सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है, अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, तो मैं उनको यह बताता हूं। अस्पृश्यता का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो छुआछूत होता है। क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? छुआछूत। ठीक, और देखिए
जो महान न्यायवादी होता है, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान न्यायवादी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान न्यायवादी जो होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और जो है राष्ट्रपति जो है महान न्यायवादी को कभी भी जो है उनके पद से हटा सकता है, ठीक है, उनको कभी भी उनके पद से हटा सकता है। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है जो है कि महान न्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति चाहे जब चाहे तब इनको इनके पद से हटा सकता है। किसको? महान न्यायवादी को, ठीक है। महान न्यायवादी जो होता है यह विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? यह विधि अधिकारी होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होती है, जो एज होती है, वह कम से कम 35 वर्ष होना जरूरी है। अगर आप 35 वर्ष के हैं तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। कई पॉइंटें हैं बनने के लिए, लेकिन जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और वैसे बहुत पॉइंट है, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए। इसे कई पॉइंटें हैं, ठीक है, लेकिन सबको बताना जरूरी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, ठीक है। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जी आप कुछ बताइए, जो है कुछ एंजॉय मुझे चाहिए। तो एंजॉय आपको चाहिए तो मैं कुछ आपको एंजॉय दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपने मर्यादा में रहना, ठीक है। अगर आप मर्यादा में रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर आप मर्यादा में नहीं रहेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लिमिट में रहना, ठीक है। मैं तो आपको एंजॉय दे देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी कुछ मिनट पहले मैंने बताया कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, ठीक है, जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है। तो मैं सुना देता हूँ, सुन लीजिए फिर, ठीक है। राज मोहब्बत का छुपा लूँगा तुम आओ तो सही, राज मोहब्बत का छुपा लूँगा तुम आओ तो सही, माना कि शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, माना कि शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लूँगा तुम आओ तो सही, ठीक। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध किसी किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है यह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब आता है प्रश्न कि बाबर और राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, ठीक है। तो यह जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में हुआ था, जिसको बोलते हैं खानवा का युद्ध। क्या बोलते हैं? खानवा का युद्ध। क्या बोलते हैं इसको? खानवा का युद्ध, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1528 में हुआ था, ठीक है, 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। क्या बोलते हैं? चंदेरी का युद्ध। अब प्रश्न बनता है कि बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। तो मैंने आपको बता दिया चारों ऑप्शन के बारे में कौन सा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन सही है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सही है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी हो गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लेके आता हूं। आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए
देखिए आप मर्यादा में रहिए, ठीक है, इंजॉय करिए। इंजॉय करना मैं मन नहीं कर रहा हूँ, इंजॉय भी ज़रूरी है, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ इंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन एक मर्यादा में रहिए, ठीक है, लिमिट में रहिए, ठीक है, समझ रहे हो। गरीबी जब घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, गरीबी जब घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो पीछे की खिड़की से मोहब्बत निकल जाती है, ठीक। अब देखिए, भरतनाट्यम लोक नृत्य किस प्रदेश का है? प्रश्न है, भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है वह किस प्रदेश का है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है किस प्रदेश का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। अब प्रश्न बनता है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, केरल का लोक नृत्य क्या है, ठीक। तो मुझे तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बस आप पेशेंस रखिए, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो मैं आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। आप पेशेंस रखिए बस, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पहले, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो लोक नृत्य है, जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ठीक, कुचिपुड़ी। उत्तर प्रदेश में क्या है? झावरा। उत्तर प्रदेश में क्या कौन सा है? झावरा। और कथक और नौटंकी, ठीक। और केरल का क्या है? कथकली, कथकली। और क्या है? मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ठीक, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भरतनाट्यम लोक नृत्य किस प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, तमिलनाडु क्या है? भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। झावरा, कथक और नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का है। केरल का जो है कथकली और मोहिनीअट्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मोहिनीअट्टम जो है और कथकली जो है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेगा। और कुचिपुड़ी भी पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? प्रश्न बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कह रहा है कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, एथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है उसका नाम क्या है? मीथेन, ठीक है। मीथेन जो है गोबर गैस में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं CH4। क्या बोलते हैं? CH4, ठीक है। मीथेन में कौन सी गैस पाई जाती है? ओ सॉरी, गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, जिसको हम बोलते हैं क्या? CH4, ठीक है। CO2 नहीं पाई जाता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाई जाती है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, एथेन जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है। CH4 क्या? मीथेन, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? भारत में किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें जो ऑप्शन सही है क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है भारत में चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब देखिए, गेहूं का जो उत्पादन होता है, गेहूं का जो उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन अगर भंडार के रूप में अगर हम बात करें तो क्या है? पंजाब है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में जो है कोयला का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्या होता है? कोयला का उत्पादन, ठीक है, कोयला का उत्पादन। छत्तीसगढ़ जो है कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है, जिसकी राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है?
रायपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया क्या, गेहूं। और पश्चिम बंगाल मैंने बता दिया क्या, चावल। पंजाब में क्या होता है, भंडार के रूप में अगर बात की जाए तो गेहूं का जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ, पंजाब में है। अगर उत्पादन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है। और कोयला जो उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। अगर भंडार के रूप में अगर बात की जाए तो झारखंड है। ठीक है, क्या है, झारखंड है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान से समझना है जिससे आपसे गलती ना हो भविष्य में। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी को अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइटोलॉजी। ठीक, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है। ठीक है, क्या सही है, पेडोलॉजी। इसमें लिखा गया पीडोलॉजी, जो त्रुटि हो चुकी है टाइपिंग करते हुए, तो उस पर आप मत जाइए। आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं कि मैंने क्या बोला, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। ठीक है, अब देखिए माइकोलॉजी, इसको बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं, कवक। ठीक है, कवक के अध्ययन क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान। क्या मैंने बताया, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी मैंने क्या बताया, मनोविज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। ठीक, साइटोलॉजी मैंने बताया कोशिका का अध्ययन, माइकोलॉजी मैंने बताया कवक, और पेडोलॉजी मैंने बताया मिट्टी का अध्ययन, और मैंने बताया कि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान के बारे में उसमें जानकारी दी जाती है, उसमें जो है रिसर्च किया जाता है। ठीक, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का सीएम किसे बनाया गया। ठीक है, अभी चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी जो है वहाँ सरकार बना चुकी है। ठीक है, बीजेपी सरकार कहाँ बनाई है, छत्तीसगढ़ में बनाई है, मध्य प्रदेश में बनाई है, राजस्थान बनाई है, लेकिन तेलंगाना में वह नहीं बना पाई है। तेलंगाना में नहीं बना पाई, तेलंगाना में सरकार बनी कांग्रेस की। ठीक है, तो मेरा प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, अर्थात मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो मोहन यादव है। ठीक है, कौन है, मोहन यादव। और देखिए शिवराज सिंह चौहान जो थे, शिवराज सिंह चौहान जो है इनके पूर्व जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनको मुझे जानकारी लेना ज़्यादा हमें उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि पूर्व में, प्रश्न जो पूछेगा वो नया ही पूछेगा। ठीक है, पर एक चीज़ मुझे ध्यान देना है कि डिप्टी सीएम के बारे में, अर्थात उप मुख्यमंत्री के बारे में। तो डिप्टी सीएम दो लोगों को बनाया गया है। एक बनाया गया राजेंद्र को, किसे बनाया गया है, राजेंद्र को। एक बनाया गया जगदीश को। ठीक है, दोनों लोगों को डिप्टी सीएम अर्थात उप मुख्यमंत्री के पद पे उनको जो है रखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। क्या, कौन सी नील नदी, कौन सी नदी है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात की जाए तो अमेजन है। कौन सी है, अमेजन। ठीक, अगर चौड़ी की बात किया जाए, चौड़ी की, ठीक है, अगर चौड़ी की बात किया जाए, ठीक है, अगर लंबी की बात किया जाए, ये लंबी में है। ठीक, गंगा जो है, गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी नदी सबसे नदी है, भारत की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। महानदी जो है यह उड़ीसा में बहती है। कहाँ बहती है, उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा में। महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में है। ठीक है, महानदी जो है कहाँ बहती है, उड़ीसा में। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में लिंगानुपात है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। क्या सही है, ए।
ये जो है हमारा सही है। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो भारत का एक ही राज्य ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में लिंगानुपात है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं? सेक्स रेशियो। ठीक है, तो केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में लिंगानुपात है। ठीक है, केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में लिंगा अनुपात है। ठीक है, और साक्षरता दर, साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर भी जो है भारत का केरल राज्य जो है सबसे आगे है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? केरल में। और लिंगानुपात में भी केरल है। और सबसे कम जो है साक्षरता दर जो कहाँ की? बिहार की है। ठीक है, सबसे कम। सबसे कम। ठीक है, ठीक है, सबसे कम जो है साक्षरता दर किसकी है? बिहार की। और सबसे अधिक जो साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। किसके? जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, हरियाणा जो है, हरियाणा, हरियाणा एक भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम। ठीक, सबसे कम क्या है? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक, तो मैंने पोस्टमार्टम कर दिया, मैंने जो है पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, जो ऑप्शन दिया था। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ रहा है। कह रहा है दुग्ध की शुद्धता, दूध की शुद्धता अर्थात दूध की शुद्धता अर्थात दूध की घनत्व। अगर कहता है कि दूध की शुद्धता, अगर कहता है दूध की घनत्व, तो बात एक ही है, आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है? लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता या हम कहें दूध का घनत्व जो है मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। किसका? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप, भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। तो मैंने बता दिया कि दूध की शुद्धता की चाहे बात कहे, चाहे दूध की घनत्व की बात कहे, अगर घनत्व भी कहता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। घनत्व अगर कहता है तब भी आपको जो है वही लगाना है। ठीक है, और भूकंप की जो तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या सही है? ए सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। संगीत का जनक किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार परीक्षा में पूछा गया, जो आपके सामने आ रहा है। अभी आप देखिए मैं इसको किस तरह से पोस्टमार्टम करता हूं और आपके दिमाग में मैं बैठा दूंगा कि आप यहां से गलती ही नहीं करेंगे। कभी भी कहीं भी परीक्षा आप देने जाएंगे तो आपका यहाँ से गलती होगा ही नहीं। ठीक है, मैं इतना आपको बता दूंगा, इतना एक्सप्लेनेशन कर देंगे ना कि आप समझ जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, संगीत का जनक, संगीत का जनक, प्रश्न है कि संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो संगीत के जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। ठीक, सामवेद को संगीत के जनक कहते हैं। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं। ठीक, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है यह सबसे अंतिम वेद है, सबसे लास्ट का वेद है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अंतिम वेद। ठीक, और ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, या कहें प्रथम वेद है। ठीक है, प्राचीन वेद। ठीक है, प्राचीन वेद या हम कहें प्रथम वेद। ठीक, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद जो है, ठीक, यजुर्वेद में क्या उल्लेख किया गया है? ठीक, यजुर्वेद में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? यज्ञ के बारे में। इसमें यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है, यज्ञ के बारे में। ठीक, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद या प्राचीन वेद है या कहें प्रथम वेद है। ठीक है, ऋग्वेद के अंतर्गत जो है एक
ऋग्वेद के अंतर्गत जो है सूक्तियाँ, मंडल, ये सब के बारे में जो है उसमें दिया गया है। मैंने क्या बताया कि ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में मंडल और सूक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद यह अंतिम वेद है, अथर्ववेद यह है अंतिम वेद है। और सामवेद जो है इसे संगीत का जनक कहते हैं। संगीत का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि सामवेद में जो है संगीत के बारे में उल्लेख किया गया है। संगीत के बारे में सामवेद में उल्लेख किया गया है। ठीक। और देखिए अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में इसमें अंधविश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। अंधविश्वास, इसमें अंधविश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे जोगा, जैसे इसमें जोगा टोना। ठीक। मैंने क्या बताया मैंने बताया कि सामवेद संगीत के जनक, अथर्ववेद में जोगा टोना अंधविश्वास के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सूक्तियाँ मंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे प्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद है। सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है। यज्ञ के बारे में किसे उल्लेख किया गया है? यज्ञ के बारे में। तो यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो मैंने चारों वेदों को आपके सामने पोस्टमार्टम कर दिया और मुझे विश्वास है संभवतः आपको पूरी जानकारी आपके दिमाग पे बैठ गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। अगर गलत होता है तो इससे स्पष्ट होता है कि आपने वीडियो सही से ध्यान से नहीं देखा। ठीक है। तो इसलिए आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि मैंने जो इसमें बताया हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब मैं आगे क्वेश्चन लाता हूँ 14। कह रहा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा? सोनभद्र। ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? सोनभद्र। बलिया जो है पूर्व। ठीक है, पूर्व। बलिया जो है यह सबसे पूर्व में है। अगर सबसे दक्षिण की बात करता है तो सोनभद्र। ठीक है। सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर सेक्स रेशियो में 5वां स्थान है। सेक्स रेशियो जो है सुल्तानपुर जो है 5वां स्थान है। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। भारत का सिराज कहते हैं। ठीक है, भारत का सिराज कहते हैं। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था। क्यों किसने किया था? फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह किया था। फिरोज शाह ने जौना खां की यादगार में जौनपुर की स्थापना किया था और जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। सुल्तानपुर सेक्स रेशियो में 5वां स्थान है। बलिया पूरब में है और सोनभद्र जो है यह दक्षिण में है। ठीक है, ठीक। कह रहा पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है जो रानीगंज है। ठीक है, तो कोयला के लिए। ठीक है, कोयला के लिए जो है पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज जो शहर है वह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर। कह रहा ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था? तो इसमें कौन सही है? सॉरी, कैपलर। ठीक है, कैपलर ने ग्रह के बारे में उल्लेख किया था। कैपलर ने बताया है ग्रह के बारे में। तो ग्रहों के उल्लेख किसने किया था? कैपलर ने किया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर। कह रहा शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ठीक है, सासाराम कहाँ है? बिहार में। और दिल्ली में जो लाल किला है वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली का जो लाल किला है वह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और आगरा का जो लाल किला है वह अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा कुछ किला और मैं बता देता हूँ, जैसे इलाहाबाद का किला हो गया। इलाहाबाद का भी किला जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था और आगरा का भी जो किला है ये भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। लेकिन
अगर पूछता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो आपको अकबर नहीं लगाना है, आपको शाहजहां लगाना है। ठीक है। आगरा, मैंने बता दिया, आगरा में ताजमहल है। आगरा में क्या है? ताजमहल है। ठीक है। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और ताजमहल किसने बनाया था? उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ताजमहल बनाया गया था। और प्रश्न बनता है कि ताजमहल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक। अब आगे देखिए, कह रहा है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? शिव कुमार, सुकुमार सेन जो था, यह भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त है। ठीक है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक है। अब आए क्वेश्चन नंबर देखिए 19। रेड डाटा बुक जारी करने वाला संस्था, रेड डाटा जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है ए सही है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। ठीक है। कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, वह किससे संबंधित है? तो मैं आपको बताता हूँ, यह बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है। ठीक है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब आप बताइए कि लास्ट में कमेंट करके आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है। जिससे मुझे जानकारी हो जाएगी कितना क्वेश्चन हमारे दोस्तों को आ रहा है। ठीक है। अब अगला वीडियो मैं अगला दिन लेके आऊँगा। विजय सर जो है मैथ का वीडियो आपको लेके आएंगे, और उसके बाद विनोद सर जो है हिंदी का और रीजनिंग का वीडियो लेके आए रहेंगे। तो आप लगे रहिए दोस्तों। अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगे रहेंगे तो। बस आप कंटिन्यू रहिए, पेशेंस रखिए। ठीक है। और अपने कार्य पे कार्यरत रहिए। ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि झोपड़ी से ज़्यादा समय लगता है महल बनने में। ठीक है दोस्तों। अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।